ईरान, इजराइल, अमेरिका। दोस्तों, अभी जो इन तीनों के बीच में जंग चल रहा है, हमेशा ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब इन तीनों की दोस्ती इतना जमता था कि खुद अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया था। इजराइल ईरान को एडवांस हथियार से लेकर के इंटेलिजेंस शेयर करता था और ईरान ने इन दोनों नेशन को जम करके तेल बेचता था। तुर्की के बाद ईरान दूसरी मुस्लिम नेशन था जो इजराइल को एक नेशन का मान्यता दिया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका और इजराइल ने मिल करके ईरान के एग्नेस्ट में खड़ा हो चुके हैं, यानी कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. और एक बात, अमेरिका तो ईरान पर अटैक कर रहा है, लेकिन ईरान ने क्यों इसकी बॉर्डरहुड नेशन जैसे यूएई, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया इनके ऊपर क्यों अटैक कर रहा है? तो दोस्तों, चलिए समझते हैं ईरान वार की वो कहानी, जो कहानी न्यूज चैनल वाले आपको कभी भी नहीं बताते। तो चलिए पहले सरफेस लेवल पर देखते हैं, दुनिया आज जिसे ईरान वार बोल रहे हैं, एक्चुअली वो है क्या। एक साइड पे है ईरान, जो एक मुस्लिम रिपब्लिक जिसका सिस्टम एक सुप्रीम लीडर के अंदर चलता है, जैसे खामेनेई। दूसरी साइड पे है इजराइल, जो एक जूइश स्टेट है, जो हमेशा कहता है ईरान उसकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। और तीसरी साइड पे है यूएसए, जो ईरान को डिकेड से एक डेंजरस स्टेट डिक्लेयर किया है। ये तीनों के बीच में जंग ज्यादातर डायरेक्ट बैटलफील्ड पर लड़ाई नहीं गया है, बल्कि प्रॉक्सी वार के थ्रू लड़ाया गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जो ओपनली कहता है ईरान उसकी बिगेस्ट स्पॉन्सर है। गाजा में हमास, जिससे ईरान ने पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट दिया, स्पेशली जब बाकी अरब नेशन ने पीछे हट गए थे। और यमन में है हुतीज, जिनका मिसाइल कभी कभी सऊदी अरेबिया और इजराइल तक पहुंचता है और वेस्ट उन्हें इरानियन डाइट कहता है। दूसरी साइड पर है इजराइल और यूएसए, जो इराक और सीरिया में ईरान मिलिटेंट्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के ऊपर मिसाइल बरसाते रहता है। उसके साथ मिस्टीरियसली ईरानियन साइंटिस्ट की मौत, एयर स्ट्राइक एट नातान जैसे न्यूक्लियर फैसिलिटी और स्टॉकनेस जैसे साइबर अटैक, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज खराब कर देना हो। ये सारे इंसिडेंट में ईरान खुल करके बोलता है इसमें अमेरिका और इजराइल के हाथ है। और फिर ईरान की मैच्योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिससे वेस्ट को डर है अगर ईरान कम्प्लीटली न्यूक्लियर वेपन बना दिया तो ऑयल पर हमारा कंप्लीट कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल और एनर्जी डिफेंस के लिए है। दोस्तों, इसे सरफेस लेवल पर स्टोरी सिंपल लगता है, एक इस्लामिक स्टेट, ईरान बीएस यूएसए एंड इजराइल। लेकिन दोस्तों, स्टोरी जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है। आपको जो मीडिया दिखाता है आप उसी में बिलीव कर लेते हो, लेकिन आप जब रियल स्टोरी के बारे में जानोगे तो आपके दिमाग फट जाएगा। अमेरिका उसकी पर्सनल फायदा के लिए किस हद तक नीचे गिर जाता है, आप इस वीडियो में जानोगे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी की शुरुआत होता है तेल से। 90s के शुरुआती दौर में ईरान एक गरीब और पॉलिटिकल वीक नेशन था, लेकिन उसके जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी कीमती चीज था, दैट इज ऑयल। ईरान की मिट्टी के अंदर जो ऑयल है उसको भी ईरान ने डिस्कवर नहीं किया था। ईरान यानी कि तब की पर्शिया में इतना गरीब था कि लोग एक वक्त रोटी के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे। तब की जो ईरान के किंग थे ख्वाजा शाह, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो जमीन के नीचे कहाँ पर तेल है उसको ढूंढ करके निकाले और स्टार्ट करके तेल बेच पाए। तो तब की ईरान किंग ख्वाजा शाह ने एक प्रस्ताव रखते हैं ब्रिटिशर विलियम नॉक्स डी आर्य के सामने। उनको किंग ने बोलते हैं आप हमारी जमीन के नीचे से ऑयल ढूंढो और ऑयल ढूंढ करके उसको स्टार्ट करो। स्टार्ट करके सेल करने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। और ये बातचीत करके ख्वाजा शाह ने डी आर्य को 60 साल की ईरान की जमीन दे देते हैं खुदाई करने के लिए। आप कहीं पर भी जमीन खोद करके तेल निकाल सकते हैं। ऑयल ढूंढने के लिए ब्रिटिशर डी आर्य ने 1901 से मिलियंस ऑफ डॉलर्स और लगभग 7-8 साल लगा दिए, लेकिन उनके हाथ में एक भी बूंद ऑयल नहीं लगा। वो इस मिशन से थक हार करके इस मिशन को बंद करने ही वाले थे। तभी उनके हाथ में 1908 में ईरान की मासिद सुलेमान रीजन में ग्राउंड के नीचे से क्रूड ऑयल मिल जाता है, जिस क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, जेट फ्यूल, प्रोपेन और ब्यूटेन मिलता है। उन्होंने तो ऑयल डिस्कवर कर लिया, लेकिन उसको निकाल करके रिफाइन करके बेचने के लिए एक कंपनी की जरूरत था। तो इसलिए वो 1909 में एक कंपनी को ओपन करते हैं, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिस कंपनी बाद में बीपी कंपनी के नाम पर जाना जाता है। कंपनी बनने के बाद ईरान की मिट्टी से तेल निकाल करके उस तेल को खुद ब्रिटेन और वेस्ट को भी तेल सप्लाई करता था, लेकिन ईरान को बहुत कम क्वांटिटी मिलता था। दोस्तों, आपको ब्रिटिश एम्पायर की मोनोपोली के बारे में तो पता ही होगा। उन्होंने क्या करते हैं, तेल से जो प्रॉफिट मिलता था उसमें से ज्यादातर हिस्सा अपने जेब में रखते थे और बाकी का छोटी सा हिस्सा ईरान को देते थे। ऊपर से जो लोकल ईरानियन उस ऑयल कंपनी में काम करते थे उनको बहुत कम वजह मिलता था, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था और एनवायरमेंटल का डैमेज साउदर्न ईरान में। ये ईरानियंस के लिए
एक नेशनल ह्यूमिलिएशन से कम नहीं था। इस एक्सप्लोटेशन ने ईरान की नेशनलिज्म को फेल किया, जहाँ पर देश भर में एक शोर उतरने लगा, हमारा तेल हमारा हक, इससे बाहर के देश क्यों प्रॉफिट मिलेंगे। इस रिवॉल्यूशन का फायदा उठा करके ईरान में एक लीडर उभर करके आते हैं, रेजा खान। ये कुछ साल ईरान को संभालते हैं, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 1941 में ब्रिटिश एंड सोवियत यूनियन ने मिलकर के उनको उनके आसन से हटा देता है, क्योंकि उनको डर था कहीं रेजा खान जर्मनी की मदद ना करे। और उसके बाद उनके बेटा मोहम्मद रेजा शाह उनकी आसन पर बैठता है। मोहम्मद ने ब्रिटिशर के साथ बातचीत करके उनको मना लेते हैं ऑयल से मिल रहे प्रॉफिट में से थोड़ा ज्यादा शेयर उनको देने के लिए, लेकिन वो एक गलती कर बैठते हैं। वो ब्रिटिशर को और 60 साल के लिए उनकी ऑयल की कंट्रोल दे देते हैं। इससे पता चलता है मोहम्मद रेजा शाह थोड़ा प्रो वेस्ट थे। दोस्तों, आप एक बात जान करके शौक हो जाओगे, 1950 आता है ब्रिटिशर ने ईरान की जमीन से हर दिन 7 लाख बैरल पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकालते थे। उस टाइम मिडिल ईस्ट से जितने भी ऑयल निकलता था उसमें ईरान का हिस्सा 1/3 था, जिस ऑयल में से 25% हिस्सा ब्रिटेन को जाता था। तभी उसी बीच 1940 से 1950 के बीच में ईरान में और एक नाम उभर करके आता है, मोहम्मद मुजदेगा। उनका नारा था, अगर हम खुद का तेल खुद कंट्रोल नहीं कर सकते तो आजादी का क्या फायदा, हम क्यों गरीब रहेंगे जबकि दूसरे देश हमारी ऑयल लूट करके अमीर बनते रहेंगे। मुजदेगा इस नैरेटिव को चला करके 1951 में ईरान में एक रिवोल्यूशन ले आते हैं, और इस रिवोल्यूशन का फायदा उठा करके वो ईरान की पीएम बन जाते हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर बनते ही अपना उसूल को फॉलो करने लगते हैं। वो क्या करते हैं, ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर देते हैं और नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी बनाते हैं। जैसे ही मुजदेगा इस डिसीजन ले जाते हैं, अब सारे गेम बदल जाते हैं। जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी था उसका बहुत लॉस होने लगता है, और उसका मोनोपोली ईरान के ऑयल के ऊपर से धीरे धीरे हटने लगता है, जिससे ब्रिटेन गुस्से में आकर के ईरान के ऊपर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन अमेरिका उसको रोक देता है। लेकिन ब्रिटेन ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर, जैसे ऑयल के ऊपर पाबंदी, एसेट्स को फ्रीज करना, ये सारी चीज कर लेता है, और उसके साथ ही इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ईरान के ऊपर कुछ प्रेशर नहीं पका पाते हैं, और इस मैटर को भी ब्रिटेन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले जाते हैं, और वो भी कुछ ईरान के ऊपर एक्शन नहीं ले पाते हैं। मुजदेगा उनकी जीत में अटल रहते हैं और अमेरिका में जाकर के ये स्पीच देते हैं, हम अपने लोगों के लिए ऑयल का प्रॉफिट चाहते हैं, ना कि फॉरेन कंपनी के लिए। और तुरंत ईरान ने 2 साल तक ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर देता है। दोस्तों, इस वक्त तक ईरान इतना ग्लोबलाइज नहीं हुआ था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। देखिए क्या होता है ना, 1952 एंड 53 के दौर में कोल्ड वार चल रहा था। ईरान उसकी ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर दिया था। अमेरिका को डर था कि अगर ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस में गया तो सोवियत यूनियन का कंट्रोल ईरान पर आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ईरान की टूडेस्ट पार्टी कम्युनिज्म रूल को फॉलो करता था। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल को डर था कि अगर एक मिडिल ईस्ट देश उसकी ऑयल को फुली नेशनलाइज कर दिया तो बाकी जो मिडिल ईस्ट देश है, जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, कुवैत, उन्होंने भी पीछे नहीं हटेंगे उनकी ऑयल को नेशनलाइज करने में। तो इसलिए यूके एंड यूएसए ने मिलकर के एक सॉल्यूशन निकालते हैं, एक सीक्रेट ऑपरेशन अजाक्स। 1953 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA एंड ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने मिलकर के ईरान में एक ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, ऑपरेशन अजाक्स नाम पर। इस ऑपरेशन का सिंपली मतलब था, ईरान से मुजदेगा को हटाओ और शाह को वापस पावर में लाओ, ताकि हमारी कंट्रोल ऑयल पर बने रहे। CIA की डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चलता है इस ऑपरेशन का पहला फेज में दोनों नेशन ने फेल हो गए थे, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में उन्होंने ईरान में तख्ता पलट कर देते हैं और शाह को वापस पावर दे देते हैं। उन्होंने इस ऑपरेशन में क्या करते हैं, जो लोकल न्यूज़पेपर्स थे उनको ब्राइब दे देते हैं और बोलते हैं मोसादेक के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। तो जो पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको ब्राइब दे दिए और उनको बोले आप बात साइलेंट रहेंगे, और स्ट्रीट में मॉब शायर करते हैं। जो पहले मोसादेक के बारे में स्लोगन देते थे अब मोसादेक के अगेंस्ट में स्लोगन देने लगे, और मोसादेक के रेसिडेंट में मॉब अटैक करके उनको पकड़ लेते हैं। पहले उनको जेल में रखते हैं और उनको हाउस अरेस्ट में रखते हैं अंटिल जब तक उनकी डेथ ना हो गई 1967 में। इस प्रोटेस्ट के बाद मोसादेक की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाता है। अब शाह मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान की न्यू लीडर बनते हैं, जो ओएस सपोर्टर थे। शॉर्ट टर्म में ओएस जीत गया। ऑयल इंडस्ट्री उनकी हिसाब से रिस्ट्रक्चर हुआ। अमेरिका के प्रेशर से ब्रिटिश ऑयल कंपनी और फ्रेंच ऑयल कंपनी एक जॉइंट कंसोर्टियम बना करके ईरान की सॉइल से ऑयल निकाल करके उसको सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने लगे। ऑयल बेच करके जो प्रॉफिट मिलता था
उसमें से अमेरिका ने ईरान को 50% देता था, खुद 40% रखता था और बाकी का जो हिस्सा दूसरे ऑयल कंपनी के बीच में बांटता था। अमेरिका अब ईरान को खुल करके सपोर्ट करता है। ईरान अब एक प्रो यूएसए अलाई बन चुका था और सोवियत यूनियन के खिलाफ एक बफर स्टेट। 1953 में यूएसए की प्रेसिडेंट इसेनहावर ने ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, एटम फॉर पीस के नाम पर। 1967 आते आते यूएसए ने ईरान की कैपिटल तेहरान में एक न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टेब्लिश करता है और 5.58 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम प्रोवाइड करता है। यूरेनियम एनरिचमेंट मतलब दोस्तों नेचुरली हमको U-238 आइसोटोप मिलता है। उसमें से जब हम U-235 आइसोटोप को एक्सट्रैक्ट करके उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तब उसको यूरेनियम एनरिचमेंट बोला जाता है। उस एनरिच्ड यूरेनियम की 3.55% से पावर प्लांट चलता है जिससे बिजली बनता है और 90% से एटम बम बनाया जाता है। उसके साथ अमेरिका ने ईरान के स्टूडेंट को अलाउ करता है उसकी यूनिवर्सिटी में हायर स्टडी के लिए और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की मॉडल को फॉलो करके ईरान में नया यूनिवर्सिटी बनाया जाता है। इसके साथ अमेरिका ईरान को बहुत साल तक एडवांस मिलिट्री वेपन सप्लाई करता है। दोस्तों अमेरिका की मदद से 1953 के बाद ईरान ने धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के वेस्ट फैशन एंड नाइट लाइफ सब कुछ इम्प्लीमेंट कर रहा था। एक वक्त ऐसा आया जबकि ईरान को पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट बोला जाने लगा। लेकिन 1953 तख्ता पलटने के बाद ईरान के लोग उनकी गवर्नमेंट के ऊपर नाखुश थे। उनका कहना था हमको क्यों वेस्ट कंट्रोल करेंगे, ये एक नेशनल ह्यूमिलेशन है। उनका मानना था हमारी डेमोक्रेसी, हमारी वोट, हमारे पॉलिटिकल लीडर सबको वेस्ट पावर ने गिरा दिए सिर्फ ऑयल के लिए। ऊपर से ईरान में जो डेवलपमेंट हो रहा था इससे अमीर लोग ज्यादा फायदा उठाते थे। जैसे अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते थे और गरीब लोग जैसे वर्कर्स, लेबर्स और वो गरीब होने लगे। उनको लगता था उनकी आइडेंटिटी, वैल्यू एंड उनकी हिस्सा छीन रहा है। अमेरिका ने ईरान को एक मदद करता है एक सीक्रेट पुलिस फोर्स सबक बनाने में, जो पुलिस दूसरे पॉलिटिकल ओपोनेंट को खत्म करने लगता था। इसी बीच दोस्तों 1960 में ईरान ने दूसरे अरब नेशन के साथ मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाते हैं ओपेक के नाम पर। इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था अब अरब नेशन ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेंगे, किसी दूसरे देश क्यों हमारे ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेंगे। और फिर 1973 में अरब इजराइल वार। On October 6, 1973, Israelis celebrating the holiday of Yom Kippur are shocked by news of a mass two-front attack in the Sinai and Golan Heights. जिस वार में अमेरिका खुल करके इजराइल को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ओपेक नेशन ने अमेरिका के ऊपर तेल पाबंदी लगा देते हैं और तेल की प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, जिससे तेल की डिमांड बढ़ जाता है और तेल की प्राइस भी बढ़ जाता है। ओपेक की इस मूव से अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी 1976 आते आते अमेरिका क्या करता है, सऊदी अरेबिया जो उसी टाइम सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता था, सबसे ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता था, उसके ऊपर दबाव पकाने लगता है। क्योंकि अरब इजराइल वार के बाद जब ऑयल की प्रोडक्शन कम हो जाता है, ऑयल की प्राइस बढ़ जाता है। इसके वजह से पूरा यूएसए एंड वेस्ट एक रिसेशन से गुजरते थे। यूएसए की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर ने सऊदी अरेबिया के साथ बातचीत करके एक डील फाइनल करते हैं। तुम तेल के एक्सपोर्ट बढ़ाने लगोगे, बदले में हम तुमको सिक्योरिटी और एडवांस वेपन देंगे। और तो और उसके साथ तुम तेल को बस डॉलर में ही बेचोगे और उस डॉलर को लेकर के यूएसए ट्रेजरी बॉन्ड में डालोगे, जिससे तुमको फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। अमेरिका की इस ऑफर से सऊदी अरेबिया राजी हो जाता है। दोस्तों इसको पेट्रो डॉलर बोला जाता है। अब सऊदी अरेबिया अमेरिका की बात में आकर के तेल की एक्सपोर्ट बढ़ाने लगता है, जिससे तेल की प्राइस घट जाता है। और 1977 आते आते ईरान में एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है, जिससे पूरे देश भर में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोग सड़क पर उतर आते हैं। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस ने ईरान को एक रिवॉल्यूशन की तरफ ढकेल देता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979। इस रिवॉल्यूशन में ईरान में एक नया लीडर उभर करके आते हैं, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। दोस्तों खोमेनी एंटी वेस्ट थे। उनका मानना था वेस्टर्न बैक्ड शाह एक पुपेट थे। 1953 क्रॉप प्रूव है कि वेस्ट पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ईरान को एक इस्लामिक सिस्टम चाहिए जो भ्रष्ट राजतंत्र और बाहर देश की इन्फ्लुएंस से आजाद हो। 1979 में फाइनली वोल्केनो फट गया, मासिव प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक हुआ। आर्मी शाह को अब सपोर्ट नहीं किए, जिससे शाह की गवर्नमेंट गिर गया और शाह देश छोड़ करके अमेरिका में भाग गया। एक्चुअली शाह लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में सफर कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका को रिक्वेस्ट करके अमेरिका शिफ्ट हो गए फॉर हायर ट्रीटमेंट। अब खोमेनी पावर में आ जाते हैं। उन्होंने पावर में आते ही फाइनल अथॉरिटी का पावर इलेक्टेड प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास ना रख करके सुप्रीम लीडर के पास रखते हैं। इस नई ईरान ने अमेरिका को ग्रेट एंड इजराइल को लिटिल डिक्लेयर किया। इसका मीनिंग आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। खोमेनी के आदेश पर ईरान के कुछ स्टूडेंट ने 4 नवंबर 1979 को यूएसए की एम्बेसी कैप्चर कर लेते हैं
जो तेहरान में था और 52 अमेरिकन को कुल 444 डेज तक बंदी बना के रखते हैं, जिसका रीजन सिंपल था, अमेरिका क्यों शाह को शरण दिया। इस इंसिडेंट के बाद यूएसए एंड ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन ऑफिशियली खत्म हो गया एंड यूएसए ने ईरान पर फाइनेंशियल सैंक्शन लगा दिया और ईरान की गोल्ड फ्रीज कर दिया। लेकिन अमेरिका को टेंशन था कैसे वो उसके देश के नागरिकों को ईरान से बचाए, तो इसलिए वो ईरान को फोर्स करके नेगोशिएशन करता है ईरान के साथ। अल्जर्स अकॉर्ड के थ्रू अमेरिका ईरान से उसके नागरिकों को ले जाता है और बदले में ईरान के ऊपर से लगा गए सैंक्शन को हटा देता है। इजराइल, जिससे पहले शाह की ईरान क्विकली ऑयल एंड इंटेलिजेंस आपस में शेयर करते थे, उसके साथ खुम्मनी ने सारे टैच कट कर दिए और इजराइल की एम्बेसी को पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए। इसे साफ साफ तौर पर देखा जाता था ईरान, जो को भी इजराइल का सीक्रेट एलाई एंड यूएसए का फेवरेट था, अभी वो उनकी लाउडेस्ट एनिमी बन चुका था। और ये सब सिर्फ रिलीजन की वजह से नहीं था। पिछले 1953 की कॉप रिवोल्यूशन, ऑयल ह्यूमिलेशन एंड शाह की डिक्टेटरशिप का जबरदस्त बैगेज था। 1979 रिवोल्यूशन के बाद 1980 में ईरान की और एक नाइटमेयर शुरू हो जाता है, ईरान इराक वार। In September 1980, Iraq invades Iran. Iraqi leader Saddam Hussein is convinced that now is the time to strike, since Iran is still shaken by its Islamic revolution. इस वार का शुरुआत होता है इराकी लीडर सद्दाम हुसैन की वजह से। इस वार का मेन रीजन था बॉर्डर डिस्प्यूट, स्पेशली शॉर्ट ऑल अरब वाटरवेज 1937 में, जो इराक के पास में था एक एग्रीमेंट के तहत। बाद में 1975 में ईरान ने उसको अपनी एरिया डिक्लेयर करता है। सेकेंड रीजन था ईरान रिवोल्यूशन। सद्दाम को डर था अगर ईरान रिवोल्यूशन का शिया इस्लामिस्ट मॉडल इराक की शिया मेजोरिटी को पसंद आ गया तो ये इराक की सुन्नी डोमिनेट के लिए थ्रेट है। थर्ड रीजन था पर्शियन गल्फ में ईरान की डोमिनेंस खत्म करके खुद की डोमिनेंस बढ़ाना। सद्दाम को लगता था ईरान की ये नया रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट वीक और डिसऑर्गेनाइज्ड है, अगर अभी अटैक करेंगे तो वो उतना रिटेलिएशन नहीं कर पाएंगे। और इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया। 8 साल इस लंबी वार में मिलियंस लोगों की जान गया, सिटीज तबाह हो गया। ईरान के लोगों के ऊपर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल हुआ, लेकिन टेरिटोरियल गेन 0 था। दोस्तों, एक्चुअली इस वार का फायदा वेस्ट ने उठाया, स्पेशली अमेरिका ने। देखिए क्या होता है ना, बॉब वुड्सवर्थ जो एक टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे वाशिंगटन पोस्ट की, उन्होंने खुलासा करते हैं ईरान इराक की वार में अमेरिका ने दोनों नेशन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करता था, ताकि इन दोनों देश को एक साथ में कंट्रोल किया जाए। और बाद में प्रेसिडेंट रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के ऊपर और ज्यादा सैंक्शन लगा देते हैं और सद्दाम हुसैन को स्टेट स्पॉन्सराइज्ड टेररिस्ट ग्रुप से बाहर निकाल देते हैं। अमेरिका की यूएस सेनेट बैंकिंग कमेटी ने ये रिवील करते हैं प्रेसिडेंट रेगन एंड जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ने ये ऑथराइज दिए थे इराक को डुअल यूज वेपन, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन सेल करने के लिए, जैसे एंथ्रैक्स एंड वोल्केनिक प्लेग। इस इशू को जब ईरान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज करता है कि मेरे लोगों के ऊपर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन से अटैक हो रहा है, तब यूनाइटेड नेशन किसी बड़े मेजर एक्शन नहीं लेता है। हालांकि आयतोल्ला खोमेनी न्यूक्लियर वेपन के एग्नेस्ट में थे, लेकिन इराक ने ईरान के ब्रूसेस रिएक्टर साइट पर इतना बॉम्बिंग किया था कि वो साइट पूरा तबाह हो गया था। दोस्तों, आप और एक बात जानकर के शॉक हो जाओगे। पावर में आते ही खोमेनी इजराइल के एग्नेस्ट में थे, लेकिन इस वार के दौरान इजराइल ने ईरान को फुल्ली सपोर्ट किया था, बहुत सारे एडवांस वेपन के साथ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता था और इराक की ओसीडियक न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय करने में मदद किया था। इस वार के बाद ईरान के लोगों के अंदर एक पर्सपेक्टिव क्लियर था। पहले 1953 में वेस्ट पावर ने हमारी डेमोक्रेसी गिराई, फिर डिकेड्स तक शाह को एक पुपेट बना के रखे। जब हम रिवोल्यूशन करके अपनी मर्जी से सिस्टम बनाए तो हमारे नेबर्स को हमारे ऊपर अटैक करने में मदद की। इस वार ने ईरानियन रीजन को और ज्यादा मिलिटराइज एंड पावरफुल बना देता है। इस दौर में ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप को सपोर्ट करना स्टार्ट करता है, जिससे हिजबुल्लाह में बेरूत में यूएसए एम्बेसी पर अटैक किया, जिसमें 63 लोग की जान गया। बेरूत बाराक बॉम्बिंग करके 241 यूएस मेरिन को न्यूज में ही सुला दिया। ईरान ने इजराइल और लेबनान कॉन्फ्लिक्ट में हिजबुल्लाह को फुल्ली सपोर्ट किया। इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने हमास जैसे ग्रुप को सपोर्ट किया और ईरान ने हुती को भी सपोर्ट किया। हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहादिस्ट ने मिलकर एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की नैरेटिव क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के लिए अमेरिका और इजराइल के एग्नेस्ट में खड़ा है। इजराइल के लिए दोनों ग्रुप एक्सटर्नल थ्रेट बन गए और ईरान के लिए ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ था। अब ईरान को पता चल चुका था जितना कॉन्फ्लिक्ट इजराइल के बॉर्डर के पास रहेगा, उतना ही वो खुद की बॉर्डर को सेफ रख पाएगा। यहाँ से ईरान इजराइल की वार ओपनली नहीं बल्कि शैडो फॉर्मेट में चलता है, साइबर अटैक, असैसिनेशन, प्रॉक्सी क्लासेस, कॉर्पोरेट ऑपरेशन के थ्रू। दोस्तों, हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सारी बात धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। देखिए अब क्या होता है ना, ईरान उसकी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखता है।
क्योंकि अमेरिका की सैंक्शन की वजह से उसको अब एडवांस मिलिट्री वेपन नहीं मिल पा रहा था। और तो और ईरान को पता चल चुका था अगर हम खुद एडवांस ना हुए तो यूएसए की टारगेट लिस्ट में जो कंट्री है उसको वो तबाह करके ही छूटता है। जैसे इराक ईरान वार में अमेरिका ने इराक को फुल्ली सपोर्ट किया था, लेकिन फिर बाद में उसी इराक लीडर सद्दाम हुसैन के पीछे पड़ करके उसको अपने रास्ते से हटा दिया। इसे तो और ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगा। अगर कल अमेरिका हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर दिया तो हम खुद को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लॉन्च करता है। इसका न्यूज जब अमेरिका को पता चलता है, अमेरिका अब गुस्से में आग बबूला हो जाता है। इसी बीच रूहुल्लाह खमेनी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाता है। अब ईरान के नया सुप्रीम बनते हैं अली खमेनी। अभी 19 से 2000 के बीच में ईरान के इतिहास में एक नया चैप्टर की शुरुआत होता है, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम। अर्ली 90s में रूसिया और चाइना ने मिलकर के ईरान को मदद किए थे उसकी बुशर्स न्यूक्लियर रिएक्टर को दोबारा ठीक करने के लिए, जो इराक ईरान वार में तबाह हो गया था। और उसके साथ चाइना ने सीक्रेटली ईरान के साइंटिस्ट को न्यूक्लियर रिसर्च एंड यूरेनियम माइनिंग में एक्सपर्टीज बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। अब ईरान ने सारी दुनिया से छुपाते हुए अहमद प्रोजेक्ट शुरू करता है, जिसका मोटिव था न्यूक्लियर बम बनाना, पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की री इंजीनियरिंग करके। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट अक्यूब खान ने किसी को ना बता करके ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर किए थे। ईरान के अहमद प्रोजेक्ट का मेन साइंटिस्ट थे मोहम्मद फकीरजादे। और अर्ली 2000 तक आते आते ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट करने के लिए 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी सेटअप कर चुका था उसके नातांज एंड आर के रीजन में, सारे दुनिया से छुपाते हुए। इस बात को ईरान के ऑपरेशन ग्रुप NCRI ने एक्सपोज कर देता है। इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इस बात को कंफर्म करता है। अब दोस्तों सच में अमेरिका की नींद उड़ जाता है। अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव पकाता है। एक P5 ग्रुप बनाया जाता है जिसमें चाइना, रूसिया, फ्रांस, यूएसए एंड यूके एंड जर्मनी ऑल्सो ऐड हो जाता है। उन देशों ने मिलकर के ईरान को एक डुप्लीकेट ऑप्शन देते हैं, लेकिन ईरान किसी भी देश की बात नहीं सुनता है। वो उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम में लगे रहता है। और 2007 आते आते ईरान ने उसकी नॉर्थांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 3000 IR-1 सेंट्रीफ्यूज मशीन इंस्टॉल करते हैं, जो लार्ज अमाउंट में यूरेनियम एनरिच कर पाए। इसी बीच 2009 में अमेरिका के नया प्रेसिडेंट बाराक ओबामा बन करके आते हैं। उन्होंने प्रेसिडेंट बनते हैं उनको पता चलता है ईरान ने उसके कोम माउंटेन के नीचे एक फ्लोट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट बनाया है, यानी कि ईरान अब यूएसए की सैटेलाइट से बचने के लिए अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा था। अमेरिका भी और टेंशन में आ जाता है। इजराइल के साथ मिलकर के एक स्टॉकनेस्ट कंप्यूटर वायरस बनाते हैं। उस वायरस को वो ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कंप्यूटर पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर उस टाइम ईरान की मोस्ट एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीन इंस्टॉल था। इस अटैक से ईरान की बहुत सारे सेंट्रीफ्यूज मशीन खराब हो जाता है। और तो और दोस्तों 2010 से 2012 के बीच में ईरान के बहुत सारे साइंटिस्ट को, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट कर दिया जाता है। किसी को कार बमिंग करके उड़ाया जाता है तो किसी को शूट बाय ड्राइविंग करके उड़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों जहां ओबामा आने से पहले ईरान के पास 3.5% एनरिच्ड यूरेनियम था, 2013 आते आते ईरान के पास 20% एनरिच्ड यूरेनियम हो चुका था। अब दोस्तों अमेरिका को पता चल चुका था ईरान ने अब न्यूक्लियर बम बना करके ही रहेगा, इसलिए पूरा वेस्ट और अमेरिका ने एक साथ में मिलकर के ईरान की नई इलेक्टेड पीएम हसन रूहानी के साथ एक नेगोशिएशन करते हैं और नेगोशिएशन सफल रहते हैं। 2015 में उनके बीच में एक मल्टीलैटरल जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन साइन होता है। इस एग्रीमेंट के तहत अब ईरान ने सहमत हो गया और यूरेनियम एनरिचमेंट ना करने, बस 3.5% करेगा, बस सिविलियन पावर प्लांट पर्पज के लिए, और उसके पास जो 20% एनरिच यूरेनियम है उसको धीरे धीरे डायल्यूट करेगा। ईरान उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर IAEA एजेंट को अलाउ करता है फॉर सेफ गार्ड एंड मॉनिटरिंग ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड कैमरा भी इंस्टॉल करता है। उसके साथ ईरान ये भी प्रॉमिस करता है और एडवांस सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल नहीं करेगा और उसके आर्क में जो हेवी वाटर रिएक्टर है उसको और फ्यूल नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के बाद ईरान के ऊपर से यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए ने सारे सैंक्शन हटाए और ईरान की होल्ड किया हुआ $4.2 बिलियन को ऑन फ्रीज किए। दोस्तों 2017 तक बात अच्छा चलता है, लेकिन फिर आता है ट्रम्प की फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन 2007 से लेकर के 2021 तक। इस पीरियड में ईरान बैडली एक्सपोज हो जाता है। अब ईरान और यूएसए की रिलेशन दरार आने लगते हैं। देखिए क्या होता है ना, 2018 में इजराइल की सीक्रेट एजेंसी मोसाद ने एक सीक्रेट ऑपरेशन करके ईरान की शोराबाद डिस्ट्रिक्ट के एक वेयरहाउस से ढेर सारे डॉक्यूमेंट चुरा लेता है। इजराइल क्या करते हैं, रात के अंधेरे में एक ट्रक से आकर के उस वेयरहाउस से 50,000 पेजेस, 163 कंपेयर डिस्क, वीडियो एंड प्लेस चोरी करके अजरबैजान के रास्ते से निकल जाता है। इन सब में न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी फॉर्मूला था और इजराइल ने सारे डॉक्यूमेंट्स को अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन को दे देता है। अब ईरान पकड़ जाता है। एक्चुअली जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान ने दावा करा था मैंने बंद कर दिया है,
लेकिन उसको वो सीक्रेटली चला रहा था। बाद में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के एजेंट ने ये कंफर्म करते हैं, हम ईरान की सारे न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने 2 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना करते हैं। दोस्तों, ऊपर से ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चला रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर के ओबामा के टाइम पीरियड में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था JCPOA, उस एग्रीमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा देते हैं, स्पेशली ऑयल एंड शिपिंग सेक्टर के ऊपर, और सारे फॉरेन कंपनी को वार्निंग कर देते हैं, अगर आप ईरान के साथ बिजनेस करोगे तो नया सैंक्शन के लिए रेडी हो जाओ। जिससे ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाता है, ऐसे ही ईरान ने अमेरिका को 60 डेज का अल्टीमेटम टाइम दे देता है। यानी कि ईरान की न्यूक्लियर चिप आकर के ये धमकी देते हैं, अगर तुम हमारे ऊपर से सैंक्शन नहीं हटाओगे तो हम 3.5% से सीधा 20% यूरेनियम एनरिच करेंगे। ऑल्सो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के स्पोक्सपर्सन ये कंफर्म करते हैं, ईरान ने अब इतना कैपेबल हो चुका है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक कर सकता है। अब अमेरिका गुस्से में आकर के 3 जनवरी 2020 को ईरान के जनरल कासिम सोलेमानी को एक ड्रोन स्ट्राइक से उड़ा देता है। In the early hours of January 3rd, 2020, Major General Qasem Soleimani was in a US drone strike. रिटेलिएशन में ईरान ने अमेरिका की इराक की मिलिट्री फैसिलिटी पर अटैक करते हैं, और फिर 27 नवंबर 2020 को ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट फकीरजादेह को इजराइल ने मार करके गिरा देता है। अब अमेरिका में जो बाइडेन आते हैं, उन्होंने आते ही क्या करते हैं, ईरान के साथ बातचीत करके ओबामा के टाइम पे जो JCPOA एग्रीमेंट साइन हुआ था उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातचीत सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी यूरेनियम के एनरिचमेंट 20% तक बढ़ा चुका था। और वो क्या करता है, उसके नातांज एंड फोर्ड न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में नया सेंट्रीफ्यूज मशीन इंस्टॉल करता है। फरवरी 2021 आते इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो एजेंट थे, ईरान ने उनको अभी उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी का एक्सेस नहीं देता है। फिर से अप्रैल 2021 में ईरान के नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर एक सेबोटेज अटैक होता है, जिसमें ईरान की एडवांस सेंट्रीफ्यूज मशीन खराब हो जाता है। इसका ब्लेम ईरान ने इजराइल के ऊपर डालता है। रिटेलिएशन में अब ईरान क्या करता है, उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट 60% तक बढ़ा देता है। और फरवरी 2023 आता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के एजेंट जो थे, उन्होंने ये कंफर्म करते हैं ईरान ऑलरेडी 84% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर चुका है। अक्टूबर 2024 में इजराइल ने फिर से ईरान की 2 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बैलिस्टिक मिसाइल गिरा देता है, जो साइट्स ईरान की तेलंगाना में था। फिर ईरान ने क्या करता है, उस साल नवंबर के महीने में नया और एडवांस सेंट्रीफ्यूज ला करके इंस्टॉल करता है, और वो कोशिश करता है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 में उसमें साइबर ऑपरेशन एंड AI डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के लिए। ऑल्सो ईरान के ऊपर ये भी एलिगेशन लगा था, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन करने के लिए प्लॉट बिछाया था। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप 2024 US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वापस आ जाते हैं पावर में, यानी कि उनके सेकंड टर्म शुरू हो जाते हैं। उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक लेटर करते हैं और ईरान को न्यूक्लियर पीस प्रोग्राम के लिए बात करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ईरान ने साफ और एक लेटर भेज करके जवाब दे देता है, हम USA के साथ कुछ भी बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ट्रंप ईरान के ऊपर दबाव पका करके उसको बातचीत करने के लिए टेबल के पास ले आते हैं। बातचीत चल ही रहा था, तो अभी अमेरिका ने ईरान की टॉप 3 न्यूक्लियर साइट्स फ्लोर, नातांज और इस्ताफा पर अटैक कर देता है। इस अटैक के बाद ईरान अब नाराज होकर के अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करता है। इसी बीच 2025 की लास्ट एंड 2026 के शुरू के महीने में ईरान में एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। Deepening unrest in Iran this Saturday night. What were open calls for regime change and प्रोटेस्ट का रीजन था ईरान का करेंसी रियाल बहुत गिर चुका था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, आम लोग के लिए रोटी, कपड़ा और मकान अवेलेबल करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। देखिए, ईरान में जब आमतौर पर प्रोटेस्ट होता था तब ईरान की गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर कुछ छोटे मोटे एक्शन ले जाता था, इंटरनेट बंद कर देता था, जिससे ईरान में प्रोटेस्ट बंद हो जाता था। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको बंद करने के लिए ईरान नाकाम हो चुका था, और ये प्रोटेस्ट ईरान के ज्यादातर शहर में फैल चुका था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर के मजदूर खामेनी के एगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट की हालात को देख करके सरकार ने जब कोशिश किया इंटरनेट बंद करने के लिए, तब सरकार तो इंटरनेट बंद करती है, लेकिन ईरान के कुछ लोग ने VPN का इस्तेमाल करके स्टारलिंक का जो सैटेलाइट है उसकी मदद से इंटरनेट इस्तेमाल कर पाते थे, जिससे प्रोटेस्ट और ज्यादा फैल गया। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाते हैं उनके एजेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर के प्रोटेस्टों को सपोर्ट करते हैं। जब प्रोटेस्ट कंट्रोल नहीं होता है, अभी ईरान की सरकार गुस्से में आकर के लोगों के ऊपर टीयर गैस फायर करते हैं और लाइव फायर करते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की जान चला जाता है और प्रोटेस्ट अभी बंद हो जाता है। इस प्रोटेस्ट के बाद अमेरिका अब ईरान के ऊपर दबाव डालता है फिर से बातचीत करने के लिए।
लेकिन ईरान राजी नहीं होता है। तब अमेरिका क्या करता है, उसकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को छोड़ देता है इस रीजन में, और छोड़ने के बाद यूके के साथ मिलकर के एक मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जिस एक्सरसाइज के दबाव पर आकर के ईरान ने अब राजी हो जाता है अमेरिका के साथ बात करने के लिए। फरवरी 2026 को ओमान की कैपिटल मस्कट में दोनों नेशन के बीच में नेगोशिएशन चलता है। ओमान भी कहता है बातचीत सफल होने वाला है और इस रीजन में जल्दी पीस इस्टेब्लिश होने वाला है। लेकिन दोस्तों बातचीत के बीच में ही 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड ऑपरेशन रोरिंग लायन ईरान के ऊपर लॉन्च कर देते हैं। America has called this Operation Epic Fury. So Israel calling it Roar of the Lion. The Department of War saying this is Operation Epic Fury. इस ऑपरेशन में ये दोनों नेशन ने मिलकर के ईरान के ऊपर एक साथ में 200 फाइटर जेट उड़ा करके ईरान की 14 सिटीज में 500 प्लेसेस पर अटैक करते हैं। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी साइट से लेकर के बैलिस्टिक मिसाइल साइट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके साथ ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार गिरा देते हैं। एक्चुअली उसी दिन ईरान की कैपिटल तेहरान में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाला था, जिसके लिए ईरान के टॉप लीडर्स एंड पॉलिटिकल ऑफिसर्स इकट्ठा हुए थे। उसी टाइम अमेरिका ने अटैक करके ईरान की टॉप लीडर को गिरा देता है और बहुत सारे इन्फ्लुएंस लोग भी इस अटैक में रह जाते हैं। अब ईरान गुस्से में आकर के सरप्राइज अटैक करता है। ईरान क्या करता है, एक साथ में गल्फ नेशन जैसे क्वार्टर, यूएई, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया में जहां पर यूएसए की मिलिट्री बेसेस है वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक करता है। ईरान की अरब नेशन के ऊपर इस सरप्राइज अटैक करने का मतलब ये था, इस अरब नेशन ने क्यों अमेरिका को एक्सेस दी है उसकी मिलिट्री बेस स्टैब्लिश करने के लिए। इस अटैक में ईरान ने इस रीजन में अमेरिका के सबसे एडवांस और सबसे महंगा रडार AN/APS 133 ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका रेंज 5000 किलोमीटर तक था और इसका कीमत $1.1 बिलियन था। यानी कि अरब रीजन में ईरान ने अमेरिका की आग को ही नष्ट कर दिया था। उसके साथ ईरान ने उसकी चीप ड्रोन शाहिद, जिसका कीमत $20,000 से $50,000 के बीच में है, उसकी मदद से अमेरिका की 1 से 2 बिलियन वाला थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ऊपर से ईरान की चीप ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका उसकी 4 मिलियन वाला पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था। और ईरान ने इजराइल की बहुत सारे शहर पर भी बैलिस्टिक मिसाइल गिराता है। एक दुख की बात यह है, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान की स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल एंड टूरिस्ट स्पॉट को टारगेट करते हैं। ईरान ने भी गल्फ नेशन के एनर्जी फील्ड, एयरपोर्ट और दूसरे सिविलियन साइट पर अटैक करता है। यानी कि इन लीडर्स ने उनकी जीत की वजह से उन लोग को मार रहे हैं जिनका इस वार से कोई लेना देना नहीं है। और ट्रम्प अभी डिक्लेयर करते हैं हमने इस वार में जीत लिया। लेकिन ईरान को हराना इतना आसान भी नहीं था। पहले सद्दाम हुसैन ने भी कोशिश किया था, लेकिन वो नाकाम रहा था। देखिए, ईरान के साउथ में है जाग्रोस माउंटेन, नॉर्थ में है अल्ब्राज माउंटेन एंड कैस्पियन सी, जो ईरान के लिए एक शील्ड की तरह काम करते हैं। ईरान ने इस माउंटेन रेंज में अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी बनाए हैं, अंडरग्राउंड रेल टनल भी बनाए हैं, जहां से वो छुप करके मिसाइल से अटैक करता है। इसलिए अमेरिका और इजराइल को मुश्किल हो रहा है ईरान कहां से उसकी मिसाइल फायर कर रहा है। और फिर इजराइल ने जैसे लेबनान पर अटैक करते हैं, ईरान ने इसका बहाना दिखा करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देता है। एक्चुअली जिस रूट से पूरा दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई होता है, स्पेशली इंडिया, चाइना, जापान जैसे नेशन और बाकी एशियन नेशन की इस रूट में ऑयल सप्लाई होता है। ईरान क्या करता है, हॉर्मुज की इस 33 किलोमीटर रूट को उसकी नावल शिप की मदद से ब्लॉकेट कर देता है और इस रास्ते में जो शिप जाते हैं उनमें से सिर्फ एक शिप पर अटैक करते हैं, जिससे बाकी का शिप वहीं पर रुक जाते हैं। और जो नेशन ईरान के साथ अच्छी तरह से नेगोशिएशन कर पाते हैं उस नेशन को ईरान ने छोड़ देता है। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर देता है, अब अमेरिका के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि अरब नेशन उनके तेल को डॉलर से बेचते थे। अगर वहीं पर शिप रुक गया तो तेल ब्लॉक हो गया, जिससे तेल की सेल नहीं हो पाई और अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर कुछ न कुछ दबाव आया। अब अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान की इंटरमीडिएट पर इस्लामाबाद में ईरान के साथ नेगोशिएशन करते हैं। इस नेगोशिएशन में अमेरिका की डिमांड था, आप 20 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे, हिजबुल्लाह, हुतीज और हमास जैसे प्रोक्सी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करोगे, इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी बंद नहीं करोगे, इजराइल को न्यूट्रलाइजेशन करोगे। और ईरान यूएसए के सामने ये डिमांड रखता है, तुमने हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हो उसको रिलीज करोगे, हम एक साथ में यूरेनियम की स्टॉक पाइल रिड्यूस नहीं करेंगे, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे। ये अश्योर करो ईरान ऊपर तुम कभी अटैक नहीं करोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिर्फ ईरान रेगुलेट एंड मैनेज करेगा। ईरान की जो अलाइज है जैसे हिजबुल्लाह, उनके ऊपर तुम कभी अटैक नहीं करोगे और इस वार में ईरान के जितने भी लॉस हुआ है इसका तुम भरपाई करोगे। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ये नेगोशिएशन फेल हो जाता है, दोबारा भी नेगोशिएशन होता है, फिर से वो नेगोशिएशन फेल हो जाता है। लेकिन इस वार में अगर किसका सबसे ज्यादा लॉस हुआ है तो वो अरब नेशन का। उन्होंने ईरान की मिसाइल एंड ड्रोन के अटैक को झेले हैं। उनका ये भी डर है, अगर ईरान ने कंप्लीट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया तो हमारा खाना पीने का क्या होगा, क्योंकि अरब नेशन इतना खेती नहीं करते ऑयल ज्यादा होने की वजह से, और इस रूट से उनके लिए फूड पहुंचा जाता है, 70% से ज्यादा फूड पहुंचा जाता है।
और तो और अगर ईरान और अमेरिका की बातचीत सफल नहीं रहा तो वो डीसैलिनेशन प्लांट पर अटैक कर सकते हैं, जिससे इस रीजन में पानी का बहुत बड़ा संकट देखा जा सकता है और बहुत दिनों तक, क्योंकि एक डीसैलिनेशन प्लांट फिर से बनाने के लिए 6 से 12 महीने तक टाइम लग सकता है। ऊपर से ईरान अब ये भी धमकी दे रहा है, मैं सबमरीन केबल कट कर दूंगा। एक्चुअली जिस केबल के थ्रू दुनिया की इंटरनेट चलता है, जो केबल इस डीप शिप में बिछा गया है। दोस्तों, इस वार से साफ साफ दिख रहा है वेस्टर्न नेशन उनके पर्सनल फायदा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और बहुत सारे लोग इस वार से सफर कर रहे हैं जिनके इस वार से कोई लेना देना नहीं है।